and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. पर लैंड होते ही एस रैंक का हीरो डांसू नीचे उतरता है और कहता है कोरिया का एटमॉस्फेयर तो अभी भी वैसा ही है। डांसू कहता है वैसे तो मेरा प्लान 2 हफ्ते के बाद का था, लेकिन मुझे जल्दी ही आना पड़ गया। उसी वक्त मॉनिटरिंग डिवीजन के हेड मिस्टर वूजी वहाँ पर आते हैं। डांसू से देखकर कहता है तो तुम भी यहाँ पर आए हो, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? मिस्टर वूजी उनसे कहते हैं मैं मॉनिटरिंग डिवीजन से हूँ, काम हंटर्स को ऑब्जर्व करना है। मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए भी आया हूँ। कोरिया में हमेशा से एक एस रैंक के हंटर को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता रहा है और तुम्हें भी दिया जाएगा। डांसू आगे बढ़ता है उसे कहता है तो क्या तुम अभी मॉनिटरिंग डिवीजन में काम कर रहे हो? तो इसका मतलब तुम अभी उस बुरे चेयरमैन गन ही के राइट आर्म हो। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उसकी लेफ्ट आर्म को काट देता और फिर उसे अपनी राइट आर्म पर भरोसा करना पड़ता और ऐसा ऐसा मैं उसके पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लेता। मिस्टर वूजी उनसे पूछते हैं तुम यहाँ कोरिया में कितना अर्सा रुकने वाले हो? डांसू से कहता है मैं यहाँ पर जगह देने के लिए नहीं रुकने वाला, जैसे ही मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा मैं वापस चला जाऊंगा। मिस्टर वूजी उनसे कहते हैं तुम्हारा यहाँ पर कौन सा बिजनेस है? तुम कोरिया को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट में चले गए, यहाँ पर तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। कहीं तुम्हारा वो बिजनेस एक डी रैंक के हंटर जिन हो और एक ई रैंक के हंटर जिन के साथ तो नहीं है? डांसू वहीं पर रुक जाता है और कहता है तुम मॉनिटरिंग डिवीजन से हो, मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी बातें अच्छी तरह से पता है, क्या तुम मुझे रोकने वाले हो? साथ ही डांसू हंसते हुए फिर से कहता है क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे रोक सको? तो वूजी उनसे कहते हैं नहीं मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। उसी वक्त तो नॉर्मल बंदे एयरपोर्ट के पास से गुजर होते हैं और कहते हैं अचानक मुझे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है? पहले तो कभी जहाज से उतरने पर ऐसा महसूस नहीं हुआ, असल में वो डांसू की पावर का प्रेशर होता है। डांसू आगे बढ़ता है, वूजी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्यों ना तुम उस बूढ़े घुसर को छोड़कर स्कैवेंजर गिल्ड को ज्वाइन कर लो और हमारे साथ अमेरिका आ जाओ, हम तुम्हें यहाँ से ज्यादा अच्छी सैलरी देंगे। वूजी सोचता है इसका भाई जिसका नाम डांसू था उसके ऊपर बहुत सारे कमजोर ई रैंक या डी रैंक के हंटर्स को मारने का इल्जाम था, लेकिन हम लोग कभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, सिर्फ इस एस रैंक के हंटर डांसू की वजह से जो कि उसका छोटा भाई है। न सिर्फ मॉनिटरिंग डिवीजन बल्कि बड़े बड़े हंटर्स भी इसके नाम से डरते हैं। नेक्स्ट सीन एक ऐसे एरिया का होता है जहाँ पर एक डंजन ओपन होती है। असल में वो व्हाइट टाइगर गिल्ड का एरिया होता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले अपने नए रिक्रूट किए हुए साथियों को एक सी रैंक की डंजन के अंदर एक्सपीरियंस के लिए लेकर जाते हैं, जिन्हों हांसोंग को लेकर वहीं तक पहुंच जाता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकंड डिपार्टमेंट के मैनेजर उनका नाम मिस्टर आन है, उनको आपने पिछले एपिसोड में देखा था जो कि जिन्हों को रिक्रूट करने के लिए गए थे। वो जिन्हों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैनेजर आन का असिस्टेंट उनके साथ ही होता है। मैनेजर आन उस लड़की को देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं तुम तो वही स्कूल वाली लड़की हो। मैनेजर आन सोचते हैं ये लड़की तो एक ई रैंक की हंटर है, आज जिन्हों से यहाँ पर क्यों लेकर आया है? लेकिन चलो क्योंकि इसमें जिन्हों इन्वॉल्व है मुझे तो इस केस को हैंडल करना ही था। थोड़ी देर पहले मुझे जिन्हों की कॉल आई थी, जिन्होंने मुझे कहा था कि वो हमारी ट्रेनिंग को देखना चाहता है एक डंजन के अंदर कि हम लोग कैसे ट्रेनिंग देते हैं। मुझे लगता है कि जिन्हों को हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्ट पैदा हो रही है और क्योंकि ये रिक्वेस्ट जिन्हों की तरफ से है जिसे मैं अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको बिना किसी वजह के मान लिया। मुझे लगता है कि अगर ये हमारे ट्रेनिंग सिस्टम को देखकर खुश हुआ तो ये हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन कर लेगा। मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि ये खुश हो जाए और इसे हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में इंटरेस्ट पैदा हो। मैनेजर उनको सारी डिटेल्स बताते हैं और कहते हैं इस एरिया के ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा डंजन ओपन होती है, इसलिए कोई भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता। यहाँ पर एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है, हम अपने सारे नए रिक्रूट्स को इसी डंजन के अंदर लेकर जाएंगे और उन्हें सिखाएंगे कि कैसे मॉन्स्टर्स को मारना है। वहीं पर व्हाइट टाइगर गिल्ड की तरफ से एक ए रैंक का हंटर होता है, वो उनसे कहता है अपनी बातें बंद करो, 9 बज चुके हैं, चलो डंजन के अंदर चलते हैं। हम यहाँ पर किसी पिकनिक के लिए नहीं आए। उसने एक बड़ा सा आर्मर पहना होता है और साथ ही उसके पास एक बड़ी सी शील्ड भी होती है। जिन्हों मैनेजर आन से पूछता है ये बंदा कौन है? मैनेजर आन से कहती है ये एक ए रैंक का हंटर है, वैसे ये भी हमारा एक नया रिक्रूट है, लेकिन जब इसे पता चला कि मैंने तुम लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर ई रैंक की हो, इसी वजह से। मैनेजर आन जिन्हों को बताती है ये एक ए रैंक का हंटर है और ये एक टैंक टाइप हंटर है और इसका नाम किमचुन है। हमारे गिल्ड की तरफ से टोटल 14 हंटर जा रहे हैं, जिनमें एक ए रैंक का हंटर है, 7 बी रैंक के हंटर है और 4 सी रैंक के हंटर है। तुम्हें इतने सारे बी रैंक के हंटर्स को देखकर लग रहा होगा कि इनके सामने तो सी रैंक की डंजन कुछ भी नहीं, लेकिन ये सारे अभी न्यूली रिक्रूटेड है, इसलिए इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये पहली बार सी रैंक की डंजन में जा रहे हैं, जबकि जिन्हों सोचा होता है एक ए रैंक का हंटर और 7 बी रैंक के हंटर, इससे तो डंजन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर हांसों को सिखाने के लिए लाया था कि ई रैंक का हंटर कितना ज्यादा कमजोर होता है। साथ ही जिन्हों कहता है चलो ये भी अच्छा है, हांसों को पता चलेगा कि ई रैंक का हंटर कितना ज्यादा कमजोर होता है बाकी रैंक्स के हंटर के सामने। लेकिन हांसों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और जिन्हों से कहती है हम लोग कब डंजन के अंदर जाएंगे। मैनेजर आन का असिस्टेंट आगे बढ़ता है और जिन्हों से कहता है अब जबकि तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम साइड पर खड़े रहकर बस देखो, क्योंकि हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बाकी के हंटर्स को एक्सपीरियंस लेने दो। हांसों डंजन के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो जिन्हों से कहती है मिस्टर क्या आप नहीं आ रहे? जिन्हों से कहता है तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। हांसों पहले अंदर चली जाती है, जिन्हों भी पीछे से अंदर दाखिल होता है। उसी वक्त जिन्हों को कुछ अजीब महसूस होता है। मैनेजर आन और उसका असिस्टेंट वो भी जैसे अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें भी कुछ अजीब महसूस होता है। मैनेजर कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर तो एनर्जी वेव बह रही है, मुझे लगता है कुछ बहुत ज्यादा गलत है। मैनेजर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा इवल सेंसेशन है, इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैनेजर और उनका असिस्टेंट वो दोनों भी अंदर कम्प्लीटली दाखिल नहीं हुए होते, वो जल्दी से बाहर निकल आते हैं। जिन्हों अपना मोबाइल निकालता है कहता है जल्दी से मेन अटैक फोर्स को कॉल करो और साथ ही डंजन का दरवाजा बंद हो जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है। जिन्हों भी इन सारे हंटर्स के साथ अंदर खींचे चला जाता है, जबकि मैनेजर आन और उसका असिस्टेंट बाहर रह जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है मैनेजर हम क्या करेंगे? जिन्हों भी जेड गेट के अंदर रह गया है। मैनेजर जल्दी से अपना फोन निकालते हैं और कहते हैं मेन अटैक फोर्स को बुलाने का कोई फायदा नहीं, मुझे अपने गिल्ड मास्टर को कॉल करना होगी। मैनेजर जल्दी से कॉल करते हैं और गिल्ड मास्टर से कहते हैं यहाँ पर एक रेड गेट ओपन हुआ है, व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर एक एस रैंक की हंटर है। वो से कहते हैं ये कैसे हो सकता है? सी रैंक की डंजन के अंदर रेड गेट कैसे ओपन हो सकता है? गिल्ड मास्टर से कहते हैं अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर तो मुझे खुद वहाँ पर आना होगा। और यहाँ पर पहली बार व्हाइट टाइगर के मास्टर को दिखाते हैं जिनका नाम यून है और वो भी एक एस रैंक के हंटर है। नेक्स्ट सीन रोड का होता है, यहाँ पर एक कार चलती हुई आ रही होती है जिसके अंदर डांसू और वूजिन बैठे हैं। डांसू मिस्टर वूजिन से कहता है तुम्हारी कार तो बहुत ही अच्छी है। मिस्टर वूजिन से कहते हैं एक एस रैंक के हंटर के सामने इस तरह की कार तो बिल्कुल बेकार है, मुझे माफ करना मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी गाड़ी नहीं लेकर आ सका। डांसू से कहता है जितनी स्पीड पर तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो इससे ज्यादा तो मेरी रनिंग स्पीड है। तो सारे मिस्टर वूजिन की गाड़ी की स्पीड दिखाते हैं जो कि 90 से बहुत जा रही होती है। डांसू मिस्टर वूजिन से पूछता है मेरे भाई
का फ्यूनरल कैसा रहा? मुझे उसे कहता है हम लोग उसकी बॉडी को नहीं निकाल सके क्योंकि डंजन का गेट बंद हो गया था। अगर तुम चाहो तो तुम उस जगह को विजिट कर सकते हो। डाउनसो उसे कहता है मुझे मरे हुए लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस उसकी बाकी की चीजें चाहिए जो उसे रखी हुई है। मिस्टर वूजी उसे कहते हैं तो फिर तुम कहाँ जाना चाहोगे? डाउनसो उसे कहता है मैं एक हंटर हूँ, मुझे डंजन के अंदर जाना है क्योंकि मुझे वो लोग डंजन में ही मिलेंगे क्योंकि हंटर्स में से डंजन नहीं होते हैं। मिस्टर वूजी उसे कहते हैं लेकिन कोरिया में तो बहुत सारे गेट्स हैं, और तुम उन दोनों को कहाँ पर ढूंढोगे? डाउनसो अपना मोबाइल निकालता है कहता है हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, आजकल कोई भी कहीं में छुपा नहीं रह सकता। ई रैंक का हंटर सन जिनवू अभी डंजन के अंदर गया है और बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि डंजन के अंदर के रूल्स बाहर की दुनिया के रूल्स से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। डंजन के अंदर अगर मैं उनको जिंदा काट देता हूँ या फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, तो ना ही तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत है। मिस्टर वूजी उसे कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। और इसके अंदर एक रेड गेट ओपन होता है। जिनवू व्हाइट टाइगर गेट की टीम के साथ उसे रेड गेट के अंदर फंस जाता है, जबकि एस रैंक का हंटर डांसो की तरफ आ रहा होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में रेड गेट के अंदर का सीन दिखाते हैं। वो सारे लोग अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक अलग ही दुनिया होती है। वहाँ पर एक बर्फ वाला इलाका होता है। वो सारे हंटर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, ये तो डंजन की तरह नहीं लग रहा। और साथ ही डंजन का गेट भी गायब हो गया है। जिनवू भी महसूस करने की कोशिश करता है। जिनवू कहता है मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा, मुझे लगता है शायद उस गेट ने हमें किसी और जगह पर पहुंचा दिया है। हांसो जो पहली बार डंजन के अंदर आई है वो जिनवू से कहती है क्या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, क्या हम लोग डंजन के अंदर नहीं है? उसी वक्त सामने से तो आइस एरो यानी बर्फ के बने हुए दो तीर उठते हुए इनकी तरफ आते हैं। एक तीर का निशाना हांसो होती है लेकिन उस तीर को जिनवू पकड़ लेता है, जबकि दूसरा तीर एक हंटर के चेहरे पर आकर लगता है और वो मर जाता है। बाकी सारे हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सामने की तरफ देखते हैं तो धातु के ऊपर एल्व्स खड़े होते हैं। जिनवू भी उनकी तरफ देखकर कहता है वो तो काफी ज्यादा डिस्टेंस पर खड़े हैं इसलिए मैं उनको महसूस नहीं कर पाया। और यहीं पर आइस एल्व्स के बारे में बताया जाता है कि जो लोग आइस एल्व्स से पहली बार मिलते हैं वो आइस एल्व्स से कहते हैं, लेकिन ऐसे हंटर्स जो इनका सामना कर चुके हैं वो इनको आइस एल्व्स नहीं कहते क्योंकि एल्व लफ्ज तो बहुत ज्यादा प्यारा है, लेकिन ये एल्व्स असल में हंटर्स के हंटर हैं। और जो हंटर्स इनके साथ फाइट कर चुके हैं वो इनको हयाकी कहते हैं क्योंकि इन एल्व्स को हंटर्स को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। नेक्स्ट सीन डंजन के बाहर का होता है। व्हाइट गेट टाइगर के मास्टर के वहाँ पर आ जाती है जो कि एस रैंक के हंटर है। उस गेट को टच करके कहती है ये रेड गेट तो बहुत ही टाइटली बंद है, हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। गिल्ड मास्टर मेंजर आन से पूछते हैं ये तो एक सी रैंक की डंजन थी, फिर इसके अंदर एक रेड गेट कैसे ओपन हो सकता है? क्या तुमने कोरियन हंटर किट से रब्ता किया? मेंजर आन से कहते हैं जी मैंने उनसे बात की है, लेकिन वो फिर से यही कह रहे हैं कि ये तो एक सी रैंक की डंजन है। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वो तो बहुत ज्यादा कमीने निकले, रेड गेट तो सिर्फ हायर रैंक की डंजन से ही ओपन होता है, ये तो सिर्फ एक सी रैंक की डंजन है। उन्हें क्या लगता है कि इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो एक सी रैंक गेट की है? मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा गलती की है। मेरे सामने जो गेट है ये या तो बी रैंक का गेट है या फिर ए रैंक का गेट हो सकता है, और अगर हम बहुत ज्यादा अनलकी हुए तो ये एस रैंक का गेट भी हो सकता है। मेंजर और गिल्ड मास्टर से कहते हैं क्या हम अपने एनर्जी मीटर के साथ इसकी एनर्जी को मेजर करें? गिल्ड मास्टर से कहते हैं अब इसकी एनर्जी को मेजर करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि रेड गेट के ओपन होने के बाद डंजन के अंदर से एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा इस डंजन की रैंकिंग को जांचने का। मुझे ये बताओ कि इस डंजन के अंदर हमारे कितने मेंबर्स गए हैं? मेंजर आन कहते हैं हमारे टोटल 12 लोग हैं। गिल्ड मास्टर फिर से पूछते हैं और उनमें से कितने ज्यादा हंटर्स ऐसे हैं जिनका रैंक हाई है? मेंजर आन कहते हैं उनमें एक ए रैंक का हंटर है जिसका नाम किम चुल है, उसे उनका कैप्टन बनाया गया है, जबकि 7 बी रैंक के हंटर्स हैं और 4 सी रैंक के हंटर्स। उसी वक्त मेंजर आन का असिस्टेंट जो कि गिल्ड मास्टर के पीछे खड़ा होता है और कहता है हमारे नए रिक्रूट्स का ठीक होंगे। गिल्ड मास्टर कहते हैं इस गेट को या तो बी रैंक का होना चाहिए या फिर ए रैंक का। अगर ये डंजन एस रैंक की निकलती है तो हमारा पूरा कंट्री एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर ये डंजन बी रैंक की भी होती है तो इसको क्लियर करने के लिए हमें कम से कम 3 ए रैंक के हंटर्स की जरूरत है, लेकिन अगर ये डंजन एक ए रैंक की डंजन है तो इसको क्लियर करने के लिए हमें या तो एक एस रैंक के हंटर की जरूरत है या फिर 10 ए रैंक के हंटर्स की। इसलिए अगर ये डंजन ए रैंक की होती है तो हमें अपने सारे गिल्ड के मेंबर्स को जो कि इस डंजन के अंदर है मरा हुआ ही समझना चाहिए, वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। और अगर वो बहुत ज्यादा लकी हुए तो उनमें से कोई एक या दो जिसका रैंक ए है या बी है वो जिंदा बाहर आ जाएगा। मेंजर और गिल्ड मास्टर से कहते हैं लेकिन डंजन में हमारी पार्टी के साथ 2 और लोग भी हैं जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का हिस्सा नहीं है। गिल्ड मास्टर से पूछते हैं और वो 2 लोग कौन है? मेंजर और कहते हैं उनमें से एक तो वो हंटर है जिसके ऊपर मेरी काफी अच्छे से नजर है, मैं उसे रिक्रूट करना चाहता था। गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मेंजर आन की नजर जिस हंटर पर है वो हंटर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी से बताओ उसकी रैंकिंग क्या है? क्या वो एक ए रैंक का हंटर है या फिर बी रैंक का हंटर है? मेंजर आन सारा लाते हुए कहते हैं नहीं। गिल्ड मास्टर से कहते हैं अगर वो एक ए रैंक का नहीं और बी रैंक का भी नहीं तो क्या वो एक एस रैंक का हंटर है? मेंजर आन कहते हैं नहीं, वो ना तो एस रैंक का हंटर है ना ही ए और बी का, वो एक ई रैंक का हंटर है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। जिनू कहता है इन एल्व्स की नजर तो बहुत ज्यादा तेज है, इन्होंने हमारी पार्टी के अंदर सबसे 2 कमजोर लोगों पर अटैक किया ताकि कमजोरों को पहले खत्म किया जा सके। जिनू कहता है अगर 2 महीने पहले की बात होती तो ये तीर सीधा मेरी तरफ आना था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। वो हायाकी जिसने तीर चलाया होता है वो जिनू को इशारा करके कहता है इस तरफ आओ। जिनू भी उसका इशारा समझ जाता है और वो भी मुस्कुराता है और साथ ही वो हायाकी वहाँ से चले जाते हैं। जिनू कहता है इन हायाकी को मैं अपने हाथों से मारूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए हैं। उसी वक्त उनका कैप्टन किम चुल आगे बढ़ता है कहता है मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों को इस बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं हम लोग एक रेड गेट के अंदर फंस चुके हैं, हम में से कोई भी वापस नहीं जा सकता जब तक कि डंजन का दरवाजा नहीं खुलता या फिर हम सब लोग बाहर नहीं जाते। उनमें से कुछ हंटर्स को रेड गेट के बारे में पता होता है। हम जिनू से पूछती है ये रेड गेट क्या होता है? जिनू से कहता है रेड गेट एक स्पेशल गेट होता है जो कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ता है। डंजन में दाखिल होने के बाद एक बार जब रेड गेट क्लोज हो जाता है तो जब तक हम उस डंजन के बोस को नहीं मार देते तब तक वो गेट ओपन नहीं होगा, ना ही कोई हमारी मदद के लिए अंदर आ सकता है और ना ही हम बाहर जा सकते हैं क्योंकि डंजन का गेट क्लोज हो जाता है। अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो इस डंजन के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, मारो या फिर मर जाओ। किम चुल सबसे कहता है मैं अपने आपको दोबारा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरा नाम किम चुल है और मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ। अब जबकि हम सबको पता चल चुका है ये एक रेड गेट है, मैं तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, मैं तुम्हारा कैप्टन बनूंगा, लेकिन मैं तुम सबकी जान की गारंटी नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम में से कुछ लोग वापस जा पाएंगे। एक रेड गेट को ओपन होने के लिए हफ्ते लग सकते हैं या फिर महीने भी लग सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने दिनों तक इस डंजन के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। रेड गेट हमेशा बी रैंक या फिर इससे भी हाई रैंक की डंजन में ओपन होता है और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों के साथ हम लोग अपने आप को सेफ रख पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक सेपरेट टीम बनाए जिससे हम डंजन को जल्दी से क्लियर कर पाएंगे। किम चुल की ये बात सुनते ही जिनू हैरान हो जाता है, उसे समझ आ जाती है ये कमजोरों को अलग करना चाहता है। किम चुल सबसे कहता है अगर हम लोग यहीं पर रुके रहे तो हम लोग ठंड की वजह से मर जाएंगे या फिर भूख की वजह से या फिर कोई मॉन्स्टर हमें मार देगा। अगर तुम में से कोई मेरे साथ नहीं चलना चाहता तो मैं अकेले ही जाऊंगा और बॉस को मारूंगा। तुम में से कौन मेरे साथ आना चाहता है? और क्योंकि किम चुल एक ए रैंक का हंटर है इसलिए बाकी सारे हंटर को लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो सारे उसे कहते हैं हम तुम्हारी पार्टी ट्रेन करना चाहते हैं। उसी वक्त किम चुल अपने पास एक आने वाले हंटर को पीछे की तरफ धक्का देकर कहता है तुम मेरी पार्टी में
में नहीं आ सकते क्योंकि वो एक सीनियर का हंटर होता है। किमचुल बाकी के 3 सीनियर के हंटर को भी यही कहता है और साथ में जीनू और हानसो को भी कहता है तुम भी मेरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकती। रेड गेट के अंदर गुजारा हुआ हमारा पूरा एक दिन बाहर के सिर्फ 1 घंटे के बराबर है। हो सकता है कि हमें बॉस को मारने में महीने लग जाए। ऐसी सिचुएशन में तुम सब बेकार लोगों का बोझ अपने साथ उठाकर नहीं रख सकता। मैं किस चीज का प्रोटेक्ट करूंगा। सीनियर के हंटर उसे कहते हैं क्या तुम हमें सिर्फ बोझ समझ रहे हो। किमचुल उनसे कहता है डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, क्या पता मैं जाकर जल्दी से बॉस को मार दूं और उसके बाद डंजन का गेट ओपन हो जाएगा। अगर तब तक तुम लोग बच जाती हो तो तुम लोग भी सेफली वापस जा सकोगे, लेकिन तब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। उस वक्त किमचुल की पार्टी से एक बी रैंक की हंटर लड़की उसे कहती है अगर मैं उस तरफ चली जाऊँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं। किमचुल उसे कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, जहाँ मर्जी जाओ। साथ ही वो सोच रहा होता है आगे ये लड़की करना क्या चाहती है। ये अच्छी तरह से जानती है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, फिर मुझे छोड़कर उनकी तरफ क्यों जा रही है। किमचुल सी रैंक वाले हंटर से कहता है अब जबकि हमारे साथी हमें छोड़ चुका है तो तुम में से एक हमारे साथ आ सकता है। सी रैंक के हंटर से कहती है मुझे अपने साथ ले चलो। वो लड़की चिन्नू के पास से गुजरते हुए उसे कहती है किमचुल एक ए रैंक का हंटर है लेकिन वो हयाकी के चलाए हुए तीरों को नहीं देख पाया। मुझे लगता है कि तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो, क्या मैं सही कह रही हूँ। नेक्स्ट सीन फिर से रंजन के बाहर का होता है। रंजन आन कहते हैं जीनू का इतबार हासिल करने के लिए मैंने सबको सीक्रेट रखा और आपको नहीं बताया कि मैं उसे अपनी पार्टी में शामिल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक ऐसा बंदा है जिसे डबल रेटिंग मिली है। हिल मास्टर से कहते हैं क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो एक री-रेटेड पर्सन है। रंजन उनको ठीक से जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें भी कंफर्म नहीं है कि जीनू एक डबल रेटिंग है या नहीं। हिल मास्टर से कहते हैं फिर उस जीनू लड़के को भूल जाओ, मुझे किमचुल का पूरा भरोसा है क्योंकि वो कंफर्म ए रैंक का हंटर है। रंजन ऑन कहते हैं अगर मास्टर खुद उससे मिले होते तो इन्हें पता चलता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसी वक्त व्हाइट टाइगर गेट के सेकंड रेंजर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं किमचुल को हमने खुद ट्रेन किया है। किमचुल के ट्रेनिंग रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे और इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। हमने बहुत बार उसके कॉम्पिटिशन किए हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम उसे बहुत जल्दी अपनी मेन अटैक फोर्स में शामिल करने वाले हैं। सेकंड रेंजर की बात सुनकर हेड मास्टर कहते हैं चलो शुक्र है रेंजर के अंदर हमारे मेंबर्स के साथ किमचुल है जो कि कंफर्म ए रैंक का हंटर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। अब बाकी के सारे हंटर उसे लोअर लेवल के हैं तो वो जरूर उसकी बात मानेंगे क्योंकि वो एक ए रैंक का हंटर है। किमचुल के साथ 7 बी रैंक के हंटर्स हैं, उन सबको साथ मिलाकर रंजन के बॉस को हरा सकता है। मुझे इतना तो उस पर भरोसा है। सेकंड रेंजर रंजन आन से कहते हैं अरे तुम कब से अफवाह पर यकीन करने लगे, तुम्हें क्या लगता है एक ई रैंक के हंटर को डबल रेटिंग मिल सकती है और अगर उसे डबल रेटिंग मिली भी हो तो क्या वो एक ए रैंक के हंटर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। रंजन आन कहते हैं चलो फिर देखते हैं इस डंजन में से कौन जिंदा बाहर आता है। और उसी वक्त उनके पास आकर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से डांसू बाहर निकलता और कहता है यहाँ पर क्या तमाशा लगा हुआ है। मैंने तो सुना था यहाँ पर एक सी रैंक का गेट ओपन हुआ है, क्या वो गेट ए रैंक के गेट में बदल गया। आई व्हाइट टाइगर गेट का मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। गेट मास्टर से देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये तो डांसू है, जबकि मेजर आन उनका असिस्टेंट वो इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो एक एस रैंक का हंटर डांसू है। सेवेंजर गेट का हंटर डांसू यहाँ पर क्या कर रहा है। डांसू आगे बढ़ता है और हंसते हुए गेट मास्टर से कहता है काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। और गेट मास्टर से देखकर ज्यादा खुश नहीं होते। व्हाइट टाइगर गेट के मास्टर यूनू से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। डांसू से कहता है मैंने कहा था कोरिया तो वाकई में एक छोटी जगह है, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी यहाँ पर होगे, मैं तो यहाँ पर अपने काम के सिलसिले में आया हूँ। गेट मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। मास्टर से कहते हैं मैंने तुमसे सवाल पूछा है उसका जवाब दो, तुम तो अमेरिका चले गए थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो भी व्हाइट टाइगर गेट के एरिया में क्या कर रहे हो। डांसू भी हंसते हुए उससे कहता है क्या ये व्हाइट टाइगर गेट का एरिया है, तो फिर मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या वो हंटर सन जिंगू क्या वो तुम्हारे गेट का मेंबर है या फिर तुमने अभी अभी उसको रिक्रूट किया है, क्या सोचकर तुमने ऐसा किया। यूनू से कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। डांसू से कहता है मैं उस ई रैंक के हंटर की बात कर रहा हूँ जिसका नाम सन जिंगू है। गेट मास्टर को याद आता है कि मैंने आने से बताया था कि एक ई रैंक का हंटर जिसका नाम सन जिंगू है वो अभी इस गेट के अंदर दाखिल हुआ है। गेट मास्टर यूनू कहते हैं आगे इसको उससे क्या काम हो सकता है। डांसू आगे बढ़ता है रेड गेट पर हाथ लगाते हुए कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये तो एक रेड गेट है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। जिनू उस लड़की से कहता है मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम सब लोग यहाँ पर न्यू रिक्रूट्स हो जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन तुम सब लोग इतने शार्प क्यों हो। वो लड़की जिनू से कहती है व्हाइट टाइगर गेट में हमें सबसे पहले जो चीज सिखाई जाती है वो यही होती है कि डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है, हमें कैसे भी हालात हो अपने आप को शांत रखना है। जबकि किमचुल को बहुत स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है क्योंकि उसमें मेन टाइप फोर्स को ज्वाइन करना है। किमचुल अपने साथियों से कहता है हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे, जबकि जिनू कहता है हम लोग जंगल के अंदर जाएंगे। किमचुल सबको गुड लक कहता है और अपनी टीम को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। जिनू अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर चला जाता है। वो लड़की जिनू से कहती है क्या तुम मुझे नहीं बताओगे, क्या तुम वाकई में ई रैंक के हंटर हो। जिनू से कोई भी जवाब नहीं देता। वो लड़की सोचती है मुझे लगता है शायद एक ए रैंक का हंटर है या फिर इससे भी ज्यादा। किमचुल अपनी टीम के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है वो सारे तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसका साथी से कहता है इस बात का क्या मतलब है। किमचुल से कहता है सामने दरख्त पर देखो, यहाँ पर आइस पियर के पंजों के निशान है, ये सारा जंगल आइस पियर का इलाका है। सिर्फ उस ई रैंक के हंटर के डिसीजन की वजह से वो सारे हंटर मरने वाले हैं। किमचुल का साथियों से कहता है तुम्हें क्या लगता है उस ई रैंक के हंटर को प्रॉपर कोचिंग मिली होगी। किमचुल से कहता है नहीं, वो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर है, कोई भी लीडर से सिखाने को तैयार नहीं होगा। साथ ही किमचुल हैरान हो जाता है कहता है मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ कि वो ई रैंक का हंटर उनका लीडर है जबकि उनके पास कुछ सी रैंक के हंटर भी है और एक बी रैंक का हंटर भी है। चलो जो भी हो वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं, मुझे इससे क्या। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। डांसू कहता है मैं अमेरिका से यहाँ कोरिया आया इतनी दूर से उसे मारने के लिए और वो रेड गेट के अंदर फंस गया है, मुझे नहीं लगता कि आप उसे दोबारा कभी जिंदा भी देख पाऊंगा। गेट मास्टर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये सारे लोग जिनू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। किमचुल अपने दोस्तों से कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, सामने एक आइस पियर है, हमें उससे फाइट करनी है। किमचुल अपनी शील्ड लेकर आगे होता है और उसके पंजे के अटैक को ब्लॉक करता है। किमचुल क्योंकि एक ए रैंक का हंटर है इसलिए उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। स्पीयर का पंजा उसकी शील्ड पर लगते ही उस बेचारे के नाम भी टूट जाते हैं। साथ ही किमचुल अपने बड़े से कुल्हाड़े को घुमाते हुए उस आइस पियर को मार देता है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि वो 2-3 और भी आइस पियर्स को अकेले ही मार देता है। उसके साथी हंटर्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारा कैप्टन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने अकेले ही इतने सारे आइस पियर्स को हरा दिया, हमें लगता है कि इसकी मदद के साथ हम लोग इस जंगल से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। किमचुल अपने साथियों से कहता है जल्दी से इनकी बॉडी से गोश्त को निकाल लो, इससे हमें काफी सारा खाना मिल जाएगा और इसकी खाल को अपने आप को सब्जी जाने के लिए इस्तेमाल लो, इस तरह हम कुछ दिन तक तो इस जंगल में जिंदा रह पाएंगे। किमचुल अपने हंटर दोस्तों की तरफ देखकर सोच रहा होता है ये सब लोग तो बेकार है, मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो ये सब लोग तो आईपीएस के हाथों मारे गए होते। जबकि दूसरी तरफ जिनू अपनी टीम को लेकर जंगल के अंदर जा रहा होता है। वो लड़कियों से कहती है यहीं पर रुक जाओ, हम लोग मजीद जंगल के अंदर नहीं जा सकते। जिनू से कहता है लेकिन ऐसा क्यों। वो लड़कियों से कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देगा सामने बड़े दरख्तों पर पट्टियों के निशान है जो कि आईपीएस की टेरिटरी को निशान करते हैं।
यानी कि ये इलाका आईपीएल का है, हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ जाएं। जिनू हल्का सा मुस्कुराता है, उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये सारा जंगल आईपीएल का है। वो लड़की से कहती है हाँ मैंने ऐसा ही कहा है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिनू आगे बढ़ जाता है और कहता है हम लोग किसी के तो जंगल के अंदर जा रहे हैं। वो लड़की से कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि इलाका आईपीएल का है, क्या तुम इस जंगल के अंदर मरना चाहते हो। जिनू पीछे की तरफ मुड़ता है, उसे कहता है तुमने कहा कि ये इलाका आईपीएल का है, इसलिए हमें सिर्फ आईपीएल से डरने की जरूरत है, यहाँ पर हयाकी नहीं आ सकते, इसलिए हम लोग इस जंगल के अंदर जा रहे हैं। वो लड़की सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है इसकी बात बिल्कुल ठीक है, आईपीएल तो हयाकी से कमजोर है, हयाकी तो हमें देख के मार डालेंगे। जिनू से कहता है अगर इस इलाके में बहुत सारे आईपीएल हैं तो इसका मतलब यहाँ पर और कोई भी स्ट्रॉन्गर प्रेडेटर नहीं होगा, इसलिए हमें सिर्फ आईपीएल का ही सामना करना पड़ेगा। साथ ही जिनू से कहता है क्या तुम लोगों को सर्दी नहीं लग रही, और वो अपनी इन्वेंटरी को ओपन करता है और उसमें से कुछ गर्म कपड़े निकालता है। जिनू सबको गर्म कपड़े देते हुए कहता है ये तो बहुत ही बुरा होगा कि तुम लोग सर्दी से मर जाओ, इससे पहले कि कोई मोशन तुम्हें मारे। वो लड़की ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और जिनू से कहती है ये तो टेलीपोर्टेशन मैजिक है, क्या तुम्हें स्पेशल मैजिक भी आता है। बाकी के हंटर्स भी बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं टेलीपोर्टेशन मैजिक से हम लोग सिर्फ एक तो चीजें मंगवा सकते हैं, इतनी ज्यादा फर्क इसमें कैसे मंगवा लिए। आगे ये बंदा है कौन। हानसोंग भी जिनू से कहती है मिस्टर अब है कौन। जिनू आगे बढ़ता है और हानसोंग के सर पे हाथ रखते हुए कहता है जबकि मैं तुम्हें डंजन के अंदर लेकर आया हूँ तो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है, मुझसे कुछ भी मत पूछना। साथ ही वो बाकी के हंटर से भी कहता है यही रूम तुम्हारे लिए भी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन मुझसे कुछ भी मत पूछना। वो भी मुझे सारी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसे एक बड़ा सा आईपीएल उनके पीछे आ जाता है। जिनू उस आईपीएल के सामने खड़ा होता है, वो आईपीएल जिनू को देखकर बुलाता है। वो सारे हंटर्स उस आईपीएल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसने तो कहा था कि यहाँ पर सिर्फ आईपीएल है और कोई मॉन्स्टर नहीं होगा, लेकिन आईपीएल भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, जंगल में आना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। वो लड़की उनसे कहती है मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तुम सब लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। उसी वक्त जिनू आगे बढ़ता है, वो लड़की से कहती है तुम क्या करने वाले हो। जिनू उन सबसे कहता है मैं तुमसे फिर से एक बार कहता हूँ यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर को मैं ही मारूंगा, तुम सब लोग पीछे रहो। वो लड़की से कहती है तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम्हारे सामने एक आईपीएल है जो कि बहुत ही हाई रैंक मॉन्स्टर है। जबकि जिनू ये सोच रहा होता है इसको मारने से शायद मैं लेवल अप हो जाऊं या फिर मुझे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाए। जिनू जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आईपीएल अपने पंजे से उस पर अटैक करता है। जिनू जल्दी से जंप करते हुए हवा में चला जाता है और हवा से नीचे उतरते ही उसके सर में सिर्फ एक ही पंच मारता है और उस आईपीएल का काम तमाम हो जाता है। ये देखकर बाकी के सारे हंटर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं सिर्फ एक ही पंच में इसने हाई रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया, आखिर है क्या चीज। जिनू उस आईपीएल को मारकर उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है मैंने तो एक आईपीएल को एक ही पंच में मार दिया, मुझे लगा ही था कि मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि मैं अब एक शैडो लॉर्ड हूँ। और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें से कहा जाता है कि तुमने लेवल अप कर लिया है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। व्हाइट टेल के मास्टर डांसू से कहते हैं जिनू के साथ तुम्हारा क्या काम है जो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। डांसू से कहता है ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम इससे दूर रहो। ग्रीन मास्टर से कहते हैं चाहे उसके साथ तुम्हारा कोई भी बिजनेस हो, रेड गेट के क्लोज होने के बाद ना तो तुम और ना मैं हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। एक रेड गेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कुछ जलता हुआ रेगिस्तान हो सकता है, यहाँ पे कोई जंगल हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे वाइपर स्नेक्स हो, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स हो। मुझे नहीं लगता कि उनके जिंदा बाहर निकलने के कोई चांसेस है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। डांसू से कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ रेड गेट के अंदर क्या है, जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़ा रहकर वेट करूँ, पता नहीं डंजन को ओपन होने में कितने दिन लगेंगे। मिस्टर वूजिन कहते हैं समझिन को तो बहुत ज्यादा लकी है कि वो एक रेड गेट के अंदर फंस चुका है क्योंकि डांसू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, वही एस रैंक का हंटर होने के बावजूद भी एक रेड गेट को ओपन नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। वो सारे हंटर आग चलाकर बैठे होते हैं, जिनू की टीम के हंटर्स, तो साथ में उन्होंने आईपीएल की गोश्त की स्टिक्स बनाई होती है और खा रही होती है। वो सारे तो आग के गेट इस तरह बैठे होते हैं जैसे किसी पिकनिक पर आए होते हैं और वो कह रही होती है इसका गोश्त तो बहुत ही टेस्टी है। हानसोंग जिनू से पूछती है क्या जिनू घर पर सिर्फ स्टडी करती है और इसके अलावा कोई काम नहीं करती। मैंने सुना है कि उसने अपनी दीवार पर वॉलपेपर्स की बजाय नोट्स लगाई होती है ताकि वो हर वक्त पढ़ती रहे। जिनू से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह एक लड़की है, जैसे वो घर आती है वो भी खाती है पीती है खेलती है और सोती है। इसके अलावा उसे फ्राइड चिकन खाना बहुत ज्यादा पसंद है। हानसोंग से कहती है लेकिन फिर भी वो स्टडी में बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं। जिनू से कहता है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग गेम सेंटर पर जाते थे और गेम्स खेलते थे, लेकिन वो स्टडी में मुझसे आगे निकल गई। साथ ही जिनू का खड़ा हो जाता है तो बी रैंक की हंटर उसका नाम पार्क हीजिन है। पार्क हीजिन जिनू से कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिनू से कहता है मैंने खाना खा लिया है, अब मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। पार्क हीजिन से कहती है गेट के अंदर तुम्हें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। जिनू से कहता है अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं की तो मुझे पेनल्टी देना होगी। और सारे हंटर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर जिनू वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर अपनी एक्सरसाइज शुरू करता है। जिनू कहता है मैं इन सबको पीछे छोड़कर पेनल्टी जोन में नहीं जा सकता, इसलिए मुझे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करना होगी। साथ ही जिनू कहता है अब जबकि मैंने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर ली है चलो अब जाकर कुछ शिकार करते हैं। जिनू सामने बड़ी सी केव की तरफ चला जाता है जो कि आईपीएस की केव होती है और इसके अंदर बहुत सारे आईपीएस होते हैं। जिनू कहता है यहाँ पर तो उतने ही आईपीएस है जितने मेरे पास शैडोज है। जिनू अपने शैडोज को बाहर निकाल लेता है। जिनू अपने शैडो सोल्जर से कहता है तुम सबको पता होगा ये तुम्हारा पहला मिशन है, बहुत ही अच्छे से पूरा करना। और साथ ही उन सबसे कहता है जाओ शिकार करो और यहीं पर भाई अपनी प्लेट को बाहर निकाल लेता है और उन्हें कहता है आईपीएस के सामने तुम्हारा जो पहला मिशन है अच्छे से फाइट करना। फिर वहीं पर फाइटिंग सीन स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ जिनू की शैडो आर्मी होती है जबकि दूसरी तरफ आईपीएस मॉन्स्टर होते हैं। जिनू की शैडो आर्मी बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है जबकि उसके शैडोज में कुछ मैजिशियन शैडोज भी होते हैं जो फायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिनू से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है मेरे पास कुछ ऐसे मैजिशियंस हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फायर पावर है जबकि मेरे दूसरे शैडो सोल्जर के पास इंस्टेंट रीजनरेशन की एबिलिटी है। जिनू कहता है ये शैडो तो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही है, इनकी स्ट्रेंथ तो मेरी सोच से भी ज्यादा है और उनकी रीजनरेट करने की एबिलिटी तो काफी ज्यादा अच्छी है। इस तरह ये बिल्कुल इमोर्टल्स की तरह लड़ रही है। हालांकि जितनी बार रीजनरेट करती है उतनी बार भी माना की एनर्जी कंज्यूम होती है, ये बहुत बड़ा मसला है। और साथ ही छोटे प्लेयर्स का बॉस भी है जो कि बहुत बड़ा प्लेयर रोस्टर होता है वो भी निकल आता है। जिनू उसकी तरफ देखकर कहता है तो फिर लीडर अपने आप बाहर निकल आया। बॉस प्लेयर क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है वो जिनू के जिस भी शैडो पर एक स्ट्राइक मारता है वो शैडो गायब हो जाता है और दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाता। जिनू कहता है शैडो सोल्जर से
अपना काम पूरा कर दिया। इस बड़े मॉन्स्टर के सामने वो बिल्कुल बेकार है और अब मेरे पास माना की एनर्जी भी खत्म हो गई है, वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। फिर जिन्हों इग्रिस से कहता है, इग्रिस जाओ इससे जाकर फाइट करो। इग्रिस आगे बढ़ता है और अपनी बड़ी सी तलवार से बॉस के पर अटैक करता है और उसके कंधे पर एक बड़ा सा कट लगा देता है। साथ ही वो जंप करते हुए ऊपर एक ट्रक की तरफ चला जाता है और वहां से स्पीड के साथ दोबारा से उस पर अटैक करता है। इग्रिस और बॉस के साइज में बहुत सा डिफरेंस है। बॉस बहुत ही बड़ा है। इग्रिस उसके बाजू पर जंप करते हुए उसके बाजू पर एक और कट लगाता है। असल में इग्रिस उसके डिफेंसेस को वीक कर रहा होता है क्योंकि बॉस का साइज ज्यादा है, इसलिए वो उसके दोनों कंधों को जमीन कर देता है जिससे उसकी अगले बाजू बेकार हो जाती है। फिर साथ ही इग्रिस उसके पांव पर अटैक करता है। बॉस काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। बॉस ऊपर की तरफ मुंह करके चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी वक्त इग्रिस आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए बॉस की गर्दन काट देता है और साथ ही इग्रिस उसकी काटी हुई गर्दन को उठाकर जिन्हों के सामने लाकर रख देता है। जिन्हों कहता है अगर इसने अपनी तलवार को उसने इस्तेमाल किया होता तो मेरा तो बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मैं और इग्रिस दोनों सेम लेवल पर हैं। इग्रिस बॉस का साथ जिन्हों के सामने रखते हुए घुटने टेक कर बैठ जाता है। जिन्हों आगे बढ़ता है और इग्रिस पर हाथ रखते हुए कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। साथ ही उसे वापस आपकी इन्वेंटरी में भेज देता है। जिन्हों आगे बढ़ता है बॉस की बॉडी के सामने खड़ा होकर कहता है जागो। जिन्हों कहता है चलो अब इस बॉस को भी अपना शैडो सोल्जर बना लिया जाए, ये आने वाले दिन में बहुत ज्यादा काम आएगा। जिन्हों बॉस के अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारे बियर्स होते हैं जिनको अपनी शैडो बना लेता है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। हिल मास्टर मैनेजर ऑन से पूछते हैं कितना वक्त हो गया है। मैनेजर ऑन से कहते हैं तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। यहाँ के 3 घंटे यानी कि डंजन के अंदर 3 दिन हो चुके हैं। पता नहीं उन बेचारे हंटर्स में से कितने ज्यादा बचे होंगे। हिल मास्टर से कहता है रेड गेट के अंदर सब कुछ डिफरेंट होता है। आम डंजन जो तुमने देखी हुई है, रेड गेट के अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता। हमारी टीम में जितने भी कमजोर हंटर होंगे वो अब तक मर चुके होंगे। अगर वो अपने आप को वहाँ के मौसम के मुताबिक ढाल लेती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर अपने खाने का बंदोबस्त भी करना होगा। वो मॉन्स्टर्स को मारकर उनका गोश्त खा सकते हैं, लेकिन ये डंजन बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, इसलिए मॉन्स्टर भी हाई लेवल के होंगे। लो रैंक हंटर्स इस डंजन के अंदर शिकार भी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें खाना नहीं मिलेगा और वो बहुत जल्दी मर जाएंगे। गेट मास्टर की बॉस उनका डांसू कहता है तो इसका मतलब समझी मूवी अब तक मर चुका होगा क्योंकि वो इवेंट का हंटर है। मुझे लगता है कि कोरिया में आकर मैंने अपना टाइम जाया किया। डांसू जैसे जाने लगता है वो फिर से रुक जाता है और कहता है अभी भी तुमने कहा कि जिन्हों तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं है, यानी व्हाइट टाइगर टीम का हिस्सा नहीं है, क्या मैंने ठीक सुना? तो फिर क्या तुम मुझे बताना चाहोगे वो इस डंजन के अंदर क्या कर रहा है, वो भी तुम्हारी हंटर्स की टीम के साथ? मैनेजर आराम से कहती है वो मेरी जान पहचान वाला है, उसने मुझे कहा कि उसे सीनियर की डंजन के अंदर जाना है, तो मैंने उसकी बात मान ली और उसे डंजन के अंदर भेज दिया। ये सिर्फ मेरी गलती है। जबकि गेट मास्टर सोच रही होती है चीतान समझिंगो को क्यों कवर कर रहा है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब समझिंगो वाकई में कोई हास बन रहा है। यहाँ तक कि एस रैंक का हंटर अमेरिका से यहाँ पर उसे मिलने के लिए आया है। डांसू कहता है अब जबकि वो डंजन के अंदर जा चुका है, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही पता चलने की स्पीड में डांसू आगे बढ़ता है और मैनेजर आर्म को गले से पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा ही कहूंगा? क्या यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, मैं तो कब से इसी तरह के मौके की तलाश में था। जल्दी से बको, तुम क्या छुपा रही हो? उसी वक्त गेट मास्टर आगे बढ़ते हैं और डांसू का हाथ पकड़ लेते हैं। गेट मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मेरे एम्प्लॉय का गिरफ्तार छोड़ो। डांसू से कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम एक ऐसे लीडर हो जो कि पीछे बैठे रहती हो, कितने अरसे से तुम किसी डंजन के अंदर नहीं गए। ये बात सुनकर गेट मास्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी पावर को अनलीश करते हैं। मैनेजर आर्म कहते हैं अगर ये दोनों इसी तरह गुस्सा होते रहे तो यहाँ पर तो ऐसे हंटर्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। किम चुल की टीम का सामना बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ होता है। किम चुल की अपनी शील्ड भी टूट जाती है, जबकि किम चुल भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो बहुत ज्यादा थक भी चुका होता है। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्होंने उसकी बाकी सारी टीम को मार दिया होता है। किम चुल कहता है मैं मॉन्स्टर्स के सामने नहीं आ सकता, मैं ए रैंक का हंटर हूँ, मुझे व्हाइट टाइगर रेड की मेन अटैकर्स को ज्वाइन करना है। मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ? मैं ये कैसे मान लूं कि मॉन्स्टर के सामने मैं फेल हो गया? अगर मेरे पास खाना होता तो मेरी बॉडी में एनर्जी होती जिससे मैं इन सबको हरा सकता था। काश हमारे पास खाने को कुछ होता। लेकिन साथ ही वो कहता है मैं इन सबका कैप्टन था, हमारी टीम के पास खाना नहीं, तो ये भी मेरी जिम्मेदारी थी क्योंकि मैं कैप्टन हूँ। उसी वक्त किम चुल की नजर सामने की तरफ पड़ती है, सामने हयाकी खड़े होते हैं। किम चुल हयाकी को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अभी तो हम इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, अब इनसे भी फाइट करना होगी। उसी वक्त उसका एक हंटर साथी जो कि जमीन पर जमीन हालत में पड़ा होता है वो कैप्टन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन किम चुल उसे देखते ही एक एल्फ आगे बढ़ता है और उस हंटर को मारकर उसके ऊपर बैठ जाता है। ये देखकर किम चुल बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से वापस शुरू कर देता है और यहीं पर हयाकी के दोस्त को भी दिखाते हैं जो कि एक बड़े से घोड़े पर बैठा होता है। किम चुल दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है, वो भी यही बात कर रहा होता है और कहता है मेरे पास खाना नहीं था, इसी वजह से मैं हार गया। अगर मेरे पास पूरा खाना होता और मेरी बॉडी में एनर्जी होती तो मैं उनसे कभी नहीं हारता। जैसे किम चुल थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे सामने बहुत सारे आइस पीस की लाशें मिलती है। किम चुल कहता है जैसे मैं जंगल में दाखिल हुआ मुझे कोई भी आईसीपीएस नजर नहीं आया, अब मुझे पता चला किसी ने इन सबको मार डाला है। किम चुल कहता है कहीं उन लोगों ने कभी सारे आईसीपीएस को नहीं मारा, लेकिन साथ ही वो कहता है उनके पास इतने स्किल्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। किम चुल फिर से भागना शुरू कर देता है और कहता है इन सबको हयाकी ने मारा होगा, यहाँ पर हयाकी बहुत ज्यादा नजदीक होंगे।